तो दोस्तों थ्रोन सील के करंट के एपिसोड्स में आप लोग देख रहे हैं कि बोआ किंग और द स्नेक डीमन किंग के बीच में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के अंदर में अब लॉन्ग आर्चर ने भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो नॉवेल्स और मानवस के अंदर में इसकी जो स्टोरी थी वो बिल्कुल अलग थी और डोंगर्स में हमें थोड़ा सा अलग दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लॉन्ग आर्चर को किसी तरीके का स्पिरिट एनर्जी मिल गया जिसकी वजह से अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और इन सभी की मदद से वो लोग डीमन किंग को मार भी देंगे। और इस फाइट के रिगार्डिंग मैंने सभी चीजें इस वीडियो के अंदर में बताया है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है, लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इन लोगों की फाइट खत्म होने के बाद ही कि ऐसे कैरेक्टर की अपीयरेंस होगी जो कि इलेक्ट्रोलक्स का फ्रेंड था। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स का नहीं, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में जितने भी सन ऑफ लाइट पैदा हुए थे उन सभी का वो फ्रेंड था। उसका मेन काम ही था उन लोगों को असिस्ट करना ताकि वो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में पीस को मेंटेन कर सके। और वो कौन है इस वीडियो के अंदर में हम लोग आगे चल के जानेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोलक्स की वो जो पास्ट की स्टोरीज थी उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को मिलेगा और भी ऐसी कई सारी चीजें जो कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। नॉवेल्स के अंदर में हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, लेकिन मानवस के अंदर में काफी कम था, इसीलिए मैं नॉवेल बेस्ड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो जैसे ही बोआ किंग और स्नेक डीमन के बीच में लड़ाई वो खत्म हो जाती है, उसके बाद लॉन्ग आर्चर और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सभी लोग एक गुफा के अंदर एंटर करते हैं। उस गुफा के अंदर एंटर करते ही उन लोगों को दिखता है एक स्नेल। उसे देख के सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से जिसे बोआ किंग प्रोटेक्ट कर रहा था वो एक्चुअली में एक स्नेल निकला और वो काफी ज्यादा अलग देखने को मिल रहा था। लॉन्ग आर्चर उसे फर्स्ट अपीयरेंस में देखता है कि उसके अंदर में किसी भी तरीके की लाइट एट्रीब्यूट नहीं है। उसके अंदर में जो एट्रीब्यूट्स है वो मिक्स्ड टाइप में है, कहीं पर पॉइजनस है, कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ और उसी दौरान वो नंबर 11 को बुलाता है। तो नंबर 11 देख के बताता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये असल में है स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट जो कि काफी ज्यादा रेयर है। तो उसके बारे में लॉन्ग आर्चर और भी ज्यादा कुछ पूछता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बता पाता और वो बोलता है कि तुम नंबर 9 से पूछो क्योंकि नंबर 9 को इसके बारे में काफी कुछ पता होगा। तो लॉन्ग आर्चर एक टाइम के लिए सोचने लगता है कि आखिर नंबर 11, 12 और 10 इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों देते हैं टॉप के 9 लोगों को। तो वहीं पर नंबर 11 रिप्लाई करता है कि असल में वो जो टॉप 9 वॉरियर्स है वो हमारे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और सिर्फ पावरफुल नहीं है, उनकी नॉलेज भी हमसे कई गुना ज्यादा है। ये सभी 9 वॉरियर्स मास्टर को काफी सालों से असिस्ट करते आ रहे हैं और हम लोग तो बाद में आए। इनकी पावर्स और इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लॉन्ग आर्चर इन चीज़ों को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब तक उसने 4 वॉरियर्स को अनलॉक किया था। वो 4 गार्डियंस ने इनकी टीम की स्ट्रेंथ को डबल करके रख दिया और अगर इन फ्यूचर चल के लॉन्ग आर्चर वो 12 के 12 गार्डियंस को अपने अंडर में कर लेता है तो उसको डीमंस को हराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इनकी जो पावर्स है वो किसी भी डीमन से इन्फीरियर नहीं है। और तो और वो जो टॉप के होंगे वो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। और इसी दौरान नंबर 9 वहाँ पर आ जाता है। वो भी आके सेम चीज़ बताता है कि ये एक तरीके का स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट है और इसका नाम है स्नेल ऑफ सन एंड मून। ये एक तरीके का एंशिएंट बीस्ट है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा रेयर भी। वैसे तो स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट जो होते हैं वो और भी कई तरीके के बीस्ट के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन सन एंड मून वाला जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ है क्योंकि इसके पास में लाइट एट्रीब्यूट होता है और लाइट एट्रीब्यूट की वजह से इसकी जो पावर लेवल है वो बाकी सभी स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तो और लाइट एट्रीब्यूट की वजह से इसकी जो रैरिटी है वो बाकी सबके मुकाबले ज़्यादा है क्योंकि अगर आप लोग एक तरीके से अंदाज़ा लगा लो, अगर 10 तरीके के स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही लाइट एट्रीब्यूट वाला होता है और सन एंड मून स्नेल जो है वो उनमें से एक ही है। और इसकी रैरिटी की वजह से ये जितनी बार भी इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में अपीयर हुआ है बाकी सब मैजिकल बीस्ट इसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि इसकी पावर्स को वो लोग इनहेरिट कर सके किसी भी तरीके से। लेकिन जब से ह्यूमंस की अपीयरेंस हुई उसके ऊपर में सारा कंपटीशन ही खत्म हो गया क्योंकि ह्यूमंस के इंटेलिजेंस के सामने किसी भी तरीके के मैजिकल बीस्ट नहीं टिक पाते हैं। सन एंड मून स्नेल की जो डिफेंसिव पावर्स होती है वो बाकी सबके मुकाबले काफी ज्यादा होती है। इसके ऊपर कोई भी मैजिकल बीस्ट कितना भी वार कर ले इससे कुछ भी नहीं हो सकता। पावर्स और अटैक्स तो अलग की बात है, इसके अलावा इसके ऊपर में किसी भी तरीके की अगर हम लोग नेगेटिव अटैक्स को या फिर इम्पैक्ट्स को भी लाने की ट्राई करते हैं तो इसके ऊपर में उसका भी कोई असर नहीं होगा। वैसे तो इसकी जो डिफेंसिव पावर्स इतनी ज़्यादा है इसी वजह से इसके पास किसी भी तरीके का ऑफेंसिव अटैक्स नहीं है, यानी कि ये किसी भी मैजिकल बीस्ट के ऊपर में हमला नहीं कर सकता और खुद को बचाने के लिए इसको बस वेट करना पड़ता है कि वो जो इसका एनिमी है इसके ऊपर में इतना हमला करे कि वो थक के खुद ही वहाँ से भाग जाए, तो उसके बाद ही सन एंड मून वहाँ से निकल सकता है। सन एंड मून के पास किसी भी तरीके का ऑफेंसिव अटैक नहीं होने के कारण ही इसे पीसफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो सन एंड मून स्नेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, जिस वजह से कॉन्टिनेंट की स्टार्टिंग से लेकर अब तक टोटल 3 ही अपीयर हुए हैं और ये जितनी बार भी अपीयर हुए हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर में काफ़ी बड़ी कैलेमिटी आई है या फिर काफ़ी बड़े चेंजेस आए हैं। सुनने में आता है कि सन एंड मून एक तरीके का ऐसा बीस्ट है जो कि किसी भी मैजिकल बीस्ट को या फिर ह्यूमन को इवॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए कॉन्टिनेंट के स्टार्टिंग के दौरान जब एक पहला सन एंड मून स्नेल अपीयर हुआ था तो उस दौरान एक तरीके का एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी यहाँ पे पाया जाता था और उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने इस सन एंड मून स्नेल को मार दिया और इसे खा लिया और खाने के बाद वो इवॉल्व हो जाता है डिवाइन ड्रैगन के रूप में। और इसे मार पाना जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसकी डिफेंसिव पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उस ड्रैगन के पास में सुपरा डिवाइन टूल था जिस वजह से इसके डिफेंस को उसने आसानी से ब्रेक कर दिया।
और वो पहली और आखिरी बार था कि कोई सन एंड मून स्नेल मरा हो। जब वो डिवाइन ड्रैगन में इवॉल्व हुआ था उसके बाद वो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में हजारों सालों तक राज करता है, जब तक ह्यूमंस की अपीयरेंस नहीं हुई। ह्यूमंस के अपीयरेंस के दौरान एक और सन एंड मून स्नेल अपीयर होता है जिसका मेन काम था तुम्हारे जैसे एक ह्यूमन को हेल्प करना। और उस सन एंड मून स्नेल ने एक डिफेंसिव शील्ड को क्रिएट करके दिया तुम्हारे जैसे ह्यूमन को, जिसकी मदद से ह्यूमंस ने उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन को हरा दिया और उसके बाद हजारों सालों तक राज करना स्टार्ट कर दिया। और अब तक उन्हीं लोगों की पीढ़ी यहाँ पर राज कर रही है। और इस बात को सुनकर लॉन्ग आर्चन पूछता है कि मेरे जैसा ह्यूमन यानी कि एक द गॉड चोजन वन। तो वहीं पर नंबर 9 रिप्लाई करता है कि उस दौरान गॉड चोजन वन बोल के कुछ भी नहीं था। उसने बताया कि उस दौरान लोग ह्यूमंस को भी एक तरीके का बीस्ट मानते थे और तुम्हारे जैसे ह्यूमंस को स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट माना जाता था, यानी कि ह्यूमंस के बीच में एक स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट। तो लॉन्ग आर्चर वहाँ पे समझ जाता है कि उस दौरान गॉड चोजन वन बोल के कुछ भी नहीं होता था, असल में उससे बस वो लोग स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट बोलते थे। और लिन छिन जैसे सुनता है कि लॉन्ग आर्चर भी एक तरीके का डिवाइन बीस्ट है जिसे खाने के बाद लोग इवॉल्व हो सकते हैं, तो वो कहता है कि अगर मैं मास्टर की मीट को खा लूँ तो क्या मैं भी इवॉल्व हो जाऊंगा। तो नंबर 9 वहीं पे बोलता है कि तुम मास्टर को मारने की बात कर रहे हो, और वहीं पे उसे धमकाने लगता है। तो लिन छिन डर के मारे साइड हट जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी बार सन एंड मून स्नेल इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में अपीयर हुआ है, काफी बड़ी कैलेमिटी आई है इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में। और जब पहली बार आया था तब एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने खा के इसके ऊपर में हजारों साल राज किया। जब दूसरी बार अपीयर हुआ तब ह्यूमंस राज किया इसके ऊपर में। और जब तीसरी बार होता है तो उस दौरान मास्टर इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर थे। तो इसको सुन के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि जब ये तीसरी बार अपीयर हुआ था तो उस दौरान मास्टर इलेक्ट्रोलक्स की ह्यूमंस के साथ में फाइट चल रही थी। तो वहाँ पर सब लोग नंबर 9 से पूछने लगते कि इलेक्ट्रोलक्स उस कैलेमिटी के दौरान प्रेजेंट था, यानी कि वो भी एक कारण था उस कैलेमिटी का। तो वहाँ पर नंबर 9 एक ऐसा रिप्लाई करता है जो कि मानवस के अंदर में काफी ज्यादा चिल्ड था। सुन लो क्या बोलता है। वो बोलता है कि इट वॉज डन सिंगल हैंडेडली बाय हिम। और इसको सुन के सब लोगों के फटके लिटरली हाथ में आ गई थी कि कॉन्टिनेंट के ऊपर में अब तक 2 बड़ी बड़ी चेंजेस आई थी जिसके लिए काफी बड़े वॉर हुए थे, लेकिन तीसरी बार जब हुआ इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स का हाथ था। और इसको वॉइस ओवर करते दौरान मेरे खुद के गूज़बम्स आ गए। अब आप लोग सोच लो कि मैं पढ़ते समय क्या फील कर रहा था। और इसे सुनने के बाद लॉन्ग आर्चर को ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रोलक्स है वो काफी बुरा आदमी था और उसने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अकेला ही वॉर को खड़ा करके रख दिया था, जिस वजह से वो वहाँ पे एक डिसीजन लेता और बताता है कि आज के बाद हम लोग टावर ऑफ इटर्निटी में कभी भी नहीं जाएंगे और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इलेक्ट्रोलक्स की इनहेरिटेंस को मैं लेके रखूं। इसके बाद लॉन्ग आर्चर बताता है कि हम लोग इस ट्रेजर को हाथ नहीं लगाएंगे, इसे यहीं पर शांति से रहने दो। और अब यहाँ के बोआ पाइथन और स्नेक डीमन दोनों मर चुके हैं तो इसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, तो इसे यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। और मेरी पावर्स इतनी ज्यादा कम है कि मैं अभी इसे प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं हूँ, और अगर मैं इसे बाहर लेके गया तो कोई ना कोई मुझसे छीनने का जरूर ट्राई करेगा। और ऐसा कहते ही वो लोग सभी उस गुफा से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नंबर 9 वहीं पर खड़ा होकर उस स्टारलाइट डिवाइन बीस्ट को देखता है और सोचता है कि उस दौरान मास्टर भी एक लौते इंसान थे जिसने सन एंड मून स्नेल को छोड़ दिया हो ऐसे ही। और इस बार लॉन्ग आर्चर के अंदर में मुझे सेम फीलिंग देखने को मिल रही है। तभी पीछे से एक अचानक से आवाज आता है जिसके बाद लॉन्ग आर्चर बिल्कुल शॉक में आया था। वो पीछे दौड़ के आके बोलता है क्या तुमने मुझसे बात की? तो वो बोलता है हाँ मैंने तुमसे बात की। और ये सुनकर लॉन्ग आर्चर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक बीस्ट हो ना। तो वो बोलता है कि लाइट एट्रीब्यूट वाले लोग इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में ऐसी कई चीजों को कर सकते हैं जो कि नेचर के परे हैं। वहाँ पर सन एंड मून स्नेल बताता है कि इस स्केलेटन ने जो भी कहानी को बताया वो बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड थी। हम सन एंड मून स्नेल का मेन काम था कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में अपीयर होकर पीस को स्थापित करना, जिस वजह से हम लोग जितनी बार भी अपीयर हुए किसी न किसी अपने एक सक्सेसर को सिलेक्ट करते हैं जिसका हम लोग हेल्प करेंगे और वो इस पीस को कंटिन्यू करने में हमारी हेल्प करेगा। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे तो उस दौरान हमें एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने मार दिया, जिस वजह से उसके बाद उसने काफी सालों तक इसके ऊपर राज किया। लेकिन जब सेकंड टाइम हमने ह्यूमंस की हेल्प की तो ह्यूमंस के साथ हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था, हम लोग काफी फ्रेंडली रहते थे जब तक ह्यूमंस ने हमें धोखा नहीं दिया। पता नहीं अचानक कहाँ से उन लोगों को सुनने में आ गया कि अगर वो लोग हमें खा लेते हैं तो वो लोग काफी आसानी से इवॉल्व हो जाएंगे और तो और वो लोग इमॉर्टलिटी को गेन कर सकते हैं। उसके बाद वो जो हमारा दोस्त यानी कि जो सन ऑफ लाइट था उसने हमें ही धोखा दिया और मेरे एंसेस्टर को मार दिया। इसके बाद तीसरी बार यानी कि मैं जब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में अपीयर हुआ तो मेरा एक काम था कि इसके ऊपर में फिर से पीस को स्थापित करना। और मैं यहाँ पे काफ़ी हज़ारों सालों से रह रहा था। मैंने देखा कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस और उन लोगों की जो नेचर है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनके पास एक डार्क साइड भी है, यानी कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लालची है। ह्यूमंस के कंट्रोल के अंदर ये जो कॉन्टिनेंट था वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी पीसफुल रह रहा था, लेकिन मुझे ह्यूमंस के कंट्रोल को खत्म करना था, जिस वजह से मेरे लिए एक सक्सेसर को ढूंढना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मैं सन ऑफ लाइट की खोज में फिर से लग पड़ा और जैसे ही मैं सन ऑफ लाइट को खोज आता तो मुझे देखने को मिला कि वापस से सन ऑफ लाइट जो है वो ह्यूमंस के अंदर ही अपीयर हुआ है। और मैं एक टाइम के लिए समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गॉडेस ऑफ लाइट ने फिर से ह्यूमंस को क्यों सिलेक्ट किया इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में राज करने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में अपीयर हुआ था तो मेरे पास पास्ट के 2 एंसेस्टर्स की जो मेमोरीज थी वो थी, जिस वजह से मुझे पता था कि ह्यूमंस ने कैसे मेरे एंसेस्टर्स को धोखा दिया, जिस वजह से मैं ह्यूमंस से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था।
लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया और ये लड़का काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड था, काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी था। और ये लड़का जो सन ऑफ लाइट था वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मास्टर इलेक्ट्रोलक्स था। और जब मैंने फाइनली उसकी काइंड हार्टेड इन सभी बिहेवियर्स को देख के डिसाइड किया कि अब मैं इसी को अपना सक्सेसर चुनूंगा, तो उस दौरान मैंने देखा कि वो अचानक से गायब हो गया और काफ़ी सालों तक वो दिखा ही नहीं। 20 सालों बाद वो अचानक से आता और वो बिल्कुल डिफरेंट था। ही वॉज द फकिंग नेक्रोमैंसर, जो कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में काफ़ी बड़ी कैलेमिटी का सिर्फ और सिर्फ एक लौता कारण बना। पता नहीं आखिर उन 20 सालों के बीच में उसके साथ क्या हुआ और किस वजह से वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और ऐसा बोलते ही वो नंबर 9 से इस बारे में पूछता, तो नंबर 9 वहाँ पे बताते हैं कि मुझे भी इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि जब मैं मास्टर से मिला तब वो ऑलरेडी नेक्रोमैंसर बन चुके थे। और वहीं पर सन एंड मून फिर से बताता है कि जब वो नेक्रोमैंसर बना था उसके बाद मैं फिर से उससे मिला और वहाँ पर उसने मुझे ऑफर किया कि तुम मुझे हेल्प करो इस दुनिया को पूरी तरीके से चेंज करने में। लेकिन मेरा मेन मोटिव था इस दुनिया के ऊपर में पीस को मेंटेन करना, जिस वजह से मैं नेक्रोमैंसर की हेल्प नहीं कर सकता था। उसके बाद इलक्स ने मुझे वहाँ से जाने दिया और मैं काफ़ी सालों तक उससे फिर नहीं मिला। उसके बाद मैं हज़ारों सालों तक इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में एक और सन ऑफ लाइट के अपीयरेंस के वेट करने लगा। और इन हज़ारों सालों में मैंने सब कुछ देखा, कैसे डीमंस आए, कैसे ह्यूमंस का राज दिन पर दिन कम होने लगा, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, उन सभी चीज़ों को देखा। और अब फाइनली मेरा वेट खत्म हुआ कि मेरे सामने सन ऑफ लाइट आ चुका है। और ऐसा कहते ही वो अपनी ज़िंदगी को वहीं पर ख़त्म करने जा रहा था। उसके आसपास में काफ़ी तेज़ रोशनी चमकने लगती है। लॉन्ग हाउचन उसे रोकने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन वो उस बात को नकार देता है। वो कहता है मेरा मेन मोटिव था सन ऑफ लाइट से मिलना और अब मैं मिल चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा बोलते ही वो जो तेज रोशनी थी वो अचानक से वहाँ से गायब होता है और उसके सामने आ जाता है एक डिवाइन शील्ड। ये डिवाइन शील्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा कि एंसेस्टर ड्रैगन को मारने के लिए फर्स्ट सन ऑफ लाइट ने इसी डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल किया था। और अब ये लॉन्ग हाउचन के पास है, यानी कि अब डीमंस के सामने इसकी जो ताकत होगी अब वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी हम लोगों के बारे में। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं।